नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार और रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग कल बात कर रहे थे मूल अधिकारों की, और मूल अधिकार में हम लोगों ने चर्चा की थी। हम लोग आर्टिकल 15 क्लोज 2 तक पढ़ पाए थे। तो एक बार जल्दी से जुड़िए। कल हम लोगों ने बात की थी कि वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं। तो 6 मूल अधिकार हैं, जिसमें समानता का अधिकार होगा, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार होगा, जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा, संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा। अनुच्छेद 14 पढ़ा था कि सर अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 14 दो देशों का मिश्रण है, एक तो हम ब्रिटेन से कह सकते हैं और एक हम अमेरिका से कह सकते हैं। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से है, जबकि विधि के समान संरक्षण हमने अमेरिका से लिया है। ऐसा कौन सा मामला था जिसमें अनुच्छेद 14 को नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहा गया था? तो आप कहेंगे सर ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। संदीप जी, लव यू टू मेरे लाल। चलिए ऐसी ही चीजों को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। अनुच्छेद 15 हम पढ़ रहे थे, हमने वहां पर पढ़ा था, हमने अनुच्छेद 15 खंड 2 में पढ़ा था कि सर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को उसकी जाति, उसके धर्म, उसके वंश, उसके जन्म स्थान के आधार पर किसी भी होटल, दुकान, सार्वजनिक पार्क, पब्लिक पार्क पर जाने से नहीं रोका जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 15 खंड 3 की बात हम लोग करते हैं, जिसमें कहा गया है कि सर राज्य को यह अधिकार दिया गया है, द स्टेट हैज राइट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द वुमेन एंड द चिल्ड्रन। कि भैया क्या कर सकता है, राज्य को अधिकार है कि राज्य महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। तो हम लोग बात करेंगे पॉलिटी की, और हम लोग यहाँ पर पॉलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? पॉलिटी की हम बात कर रहे हैं, पॉलिटी। और इसमें आज हम पढ़ेंगे कि सर मूल अधिकार ही चल रहा है हमारा। क्या चल रहा है जी? मूल अधिकार हमारा चल रहा है। मूल अधिकार, और मूल अधिकार जिसे हम फंडामेंटल राइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट। आप कहेंगे सर फंडामेंटल राइट्स, ये आज जो है तीसरी क्लास हो जाएगी इसकी, फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है, ये थर्ड क्लास है। चलिए तीसरी क्लास हम लोग बात कर रहे हैं। ये कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 3। फंडामेंटल राइट की ये क्लास नंबर कौन सी होगी? 3rd नंबर की क्लास है। और हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हम लोग बात कर रहे थे आर्टिकल 15 क्लोज 3 की। अनुच्छेद 15 खंड 3 हम लोग पढ़ रहे थे, अनुच्छेद 15 खंड 3। चलिए यहां से हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने पढ़ा कि सर राज्य को ये अधिकार दिए गए हैं कि राज्य क्या कर सकता है, कि सर राज्य को अधिकार है कि राज्य क्या करेगा माय डियर? आप कहेंगे सर राज्य महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। चलिए बॉयज तो एकदम ठीक है, बॉयज देखो भाई जरा। हाँ जी, चलिए बहुत शानदार। यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि सर राज्य को अधिकार दिया गया है कि वह महिलाओं एंड बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो आप कहेंगे सर राज्य महिलाओं एवं बच्चों के लिए, राज्य महिलाओं एवं बच्चों के लिए राज्य को अधिकार है, ठीक है। क्या है जी? अधिकार है, ठीक है। अधिकार है कि वह किसके लिए? महिलाओं एवं बच्चों के लिए। किसके लिए भैया? महिलाओं एवं बच्चों के लिए। महिलाओं एवं बच्चों के लिए। किसके लिए? आप कहेंगे सर बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। क्या कर सकता है? विशेष प्रावधान कर सकता है। विशेष प्रावधान का क्या मतलब हो जाएगा? तो आप कहेंगे विशेष प्रावधान कर सकता है या प्रावधान बना सकता है। चलिए बहुत बढ़िया फैक्ट है ये, आप लोग पढ़ेंगे। तो आप कहेंगे द स्टेट हैज राइट, आप कहेंगे द स्टेट हैज राइट टू मेक लॉज, टू मेक स्पेशल प्रोविजन। आप कह सकते हैं मेक स्पेशल। आप बताइएगा सर टू मेक स्पेशल प्रोविजन किसके लिए भैया? प्रोविजन, आप कहेंगे स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड, आप कहेंगे फॉर वुमेन एंड
वुमेन एंड चिल्ड्रन, एंड चिल्ड्रन, ठीक है जी, तो आप कह सकते हैं चिल्ड्रन। चलिए, तो इनके लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार किसको दिया गया? राज्य को। अब सबसे ज्यादा जो दुरुपयोग किया जा रहा है ना भारत में, सबसे ज्यादा जो दुरुपयोग आज की डेट में हो रहा है, लड़के सुसाइड कर रहे हैं। आप बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं क्या है? चलिए आप लोग मुझे बताइए, तारीख गलत है, कौन सी तारीख गलत है? कहां पर तारीख गलत दिख गई आपको? मैंने तो कोई तारीख लिखी भी नहीं भाई, मैंने तो कोई तारीख लिखी भी नहीं है। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर हमने चर्चा करनी है कि सर ये बताएंगे कि राज्य को अधिकार दिया गया है 15 खंड 3 में कि वो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा दुरुपयोग, मिसयूज इसी के माध्यम से होता है, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम। आप कहेंगे सर महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005, मुझे पति ने मारा, मुझे देवर ने पीटा, मुझे ससुर ने पीटा, मेरा शोषण किया, मुझे दहेज के लिए मारते हैं, मेरे घर वाले मेरी जबरदस्ती शादी कर रहे हैं, इसका सबसे ज्यादा मिसयूज इंडिया में हो रहा है। सुभाष अतुल सुसाइड हुआ, अभी और 2-4 केस ऐसे आ गए, ऐसे 2-4 केस ऐसे आ गए, तो भैया उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है जी। चलिए हाँ जी, यहां पर हम लोग बात करेंगे, मैथ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि सर की तबीयत खराब है, सर की तबीयत खराब है, राहुल तेवतिया सर की, इस कारण उनकी क्लास नहीं हो रही है। आप कहेंगे सर महिलाओं का, आप कहेंगे सर महिलाओं जो वुमेन है, महिलाओं का घरेलू हिंसा, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण। आप कहेंगे सर घरेलू हिंसा से संरक्षण, हिंसा से संरक्षण, ये आप लोग मुझे बता सकते हैं कि संरक्षण अधिनियम 2005, अधिनियम 2005, आप क्या कह सकते हैं कि सर इस अधिनियम का सबसे ज्यादा दुरुपयोग महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है, नाजायज इसका फायदा उठा रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? नाजायज फायदा उठा रहे हैं। हरिओम जी, अगर मैं बहुत तेज पढ़ाऊंगा ना तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? चलिए लिख लीजिए, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। आप कहेंगे सर ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। आप कहेंगे सर यहाँ पर, आप कहेंगे सर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, आप कहेंगे सर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ वुमेन, ऑफ वुमेन फ्रॉम वुमेन, आप कहेंगे फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, आप बताएंगे सर फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है जी। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर वायलेंस, चलिए वायलेंस, यहाँ पर आप लोग मुझे बता दीजिएगा सर वायलेंस है। चलिए 2005 ये अधिनियम है, इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग भैया महिलाएं कर रही हैं, जो कि गलत है। तो आप कहेंगे सर राज्य को, यानी कि देश को, हर संसद को ये अधिकार है कि संसद महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर एक आर्टिकल आता है 15 खंड 6, अनुच्छेद 15 खंड 6, हालांकि 15 खंड 4, 15 खंड 5 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, तो इसको आप लोग बताइए, इसको आप लोग बताइए। अच्छा पूरा साल लग जाएगा तो मैं पीडीएफ से पढ़ा देता हूँ फिर, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं है पीडीएफ से, क्योंकि भैया 12-15 तक जो है 12:10 तक मैथ की क्लास चलती है, इसलिए मेरी क्लास लेट होती है। चलिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सर ये जो अधिनियम है ना, ये अधिनियम 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन, आप कहेंगे सर 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, कौन सा अधिनियम था? आप कहेंगे सर 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़ा गया। आप कहेंगे सर 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा जोड़ा गया है।
कि अनुच्छेद 15 खंड 6 के द्वारा जोड़ा गया। किसके द्वारा जोड़ा गया है? तो आप कहेंगे सर एक संविधान संशोधन था जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन था? आप कहेंगे सर 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़ा गया है। और यहां पर हम बात करते हैं कि सर इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है जो शैक्षणिक संस्थान है वो जो शिक्षक संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वो अपने राज्यों में शैक्षणिक संस्थानों में EWS आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को क्या कर सकता है? आरक्षण दे सकता है। कितने परसेंट का आरक्षण देगा? 10% का। चलिए ये PDF देना। चलिए ये वाली, चलिए हाँ जी, ये वाली मैं PDF से पढ़ा देता हूं आपको, बोर्ड PDF लगा लेता हूं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। हम लोग यहां पर बात करते हैं, चलिए हम लोग बात करते, मैंने भेज रखी होगी ये PDF मूल अधिकार वाली। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर यहाँ पर आप जो है पढ़ाइएगा। कहाँ है? डाउनलोड में होगी ना, परसों हमने किया तो था मूल अधिकार। मौलिक कर्तव्य ये है। चलिए अगर आप लोगों को, भैया मैंने तो पहले ही आपको बोला था कि अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इनको आप लोग इनको आप लोग जो है लिखिएगा। सिंपल सी चीज़ें हैं, आप लोग लिखिएगा, लेकिन आप मानते ही नहीं है मेरी बात। जब आप भैया नहीं मानेंगे तो फिर तो यही होगा ना, फिर तो यही होगा। चलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया कौन सा हम लोग बात कर रहे थे। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि सर ये था अनुच्छेद 15 खंड 6। 15 खंड 6 की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा समय लेंगे। अगर आज हम इससे नहीं पढ़ेंगे तो ये क्लास हमारी जो है मंडे में भी शिफ्ट हो जाएगी। चलिए इसे हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं। और इसमें क्या लिखा था? आर्टिकल 15 खंड 6 ये कब जोड़ा गया था? तो ये 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। इसमें ये लिखा था कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले लोग हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले लोग हैं, EWS के लोगों को क्या होगा? लोगों को क्या दिया जाएगा? लोगों को 10% रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण शैक्षणिक संस्थानों में मिलेगा। किस में मिलेगा जी? शैक्षणिक संस्थानों में मिलेगा। तो क्या ये सारे फैक्ट आप नहीं लिख पाएंगे? क्या ये सारे फैक्ट आप नहीं लिख पाएंगे? लिख लेंगे। चलिए उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से समझें, इसे अच्छे से समझें। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये सबसे अच्छा तरीका है, इससे ज्यादा साफ तो मैं बोर्ड पर भी नहीं लिख पाऊंगा। ठीक है, आप कहेंगे सर 15 खंड 6 जिसे 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़ा गया, इसमें यह प्रावधान किया गया कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, जो EWS के लोग हैं, उन्हें शैक्षणिक संस्थानों में, स्कूलों में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? 10% का आरक्षण दिया जाएगा। क्या ये आप लोग लिख पाए? अब मान लो कि इसके द्वारा 16 खंड 6 और 15 खंड 6 दो आर्टिकल जोड़े गए थे, दोनों एक जैसे हैं, बस 15 जो है 15 खंड 6 शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देता है, 16 खंड 6 सरकारी नौकरियों में आरक्षण देता है EWS को। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, तो हम लोग, प्रियंका मेरी बहन, मैंने लगा दी है PDF। मैं आज इससे ही कराने वाला हूं क्योंकि मुझे आज ही खत्म करना होगा, आज ही खत्म करना होगा। हाँ जी चलिए बहुत बढ़िया, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। बालक की बाकी PDF इसकी पूरी मैंने दे दी थी, पहली क्लास में पूरी PDF दे दी थी। जिनके पास भैया खोल के ही नहीं देखा होगा PDF, खोल के ही नहीं देखा होगा, है ना। जब खोल के देखोगे तो मजा आएगा पढ़ने में। आगे बात करते हैं कि सर अनुच्छेद 16 खंड 16 जिसमें लिखा लोक नियोजन की समानता, इक्वल अपॉर्चुनिटी। आप कहेंगे सर सरकारी नौकरियों में सभी को बराबरी का अधिकार है। जो सरकारी नौकरियां हैं सभी में, सरकारी नौकरी में समानता, चाहे वो दलित हो, चाहे वो जर्नल हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है कि भैया जो अमीर है, जो गरीब है, जो जर्नल है, जो शेड्यूल कास्ट है, जो ST का है, वो सब समान है। सरकारी नौकरियों में सभी को समानता मिलेगी। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों को बराबरी का अधिकार दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? बराबरी का अधिकार दिया जाएगा।
समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बात होती है कि यहां तो कह दिया कि सभी लोग समान हैं, लेकिन अनुच्छेद 16 का अपवाद करता है, इसका विरोध करता है 16 खंड 4, आर्टिकल 16 क्लोज 4। ये कहता है कि राज्य को अधिकार है, द स्टेट हैज स्पेशल राइट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर दी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसीज, यानी कि जिन लोगों की राज्य में सरकारी नौकरियों में जनसंख्या कम है, उन्हें जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। आप कहेंगे सर राज्य को अधिकार है कि वह जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकते हैं। ठीक है, किसकी बात हो रही है यहां पर? रिजर्वेशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? आप कहेंगे सर रिजर्वेशन की बात हो रही है। रिजर्वेशन की बात हो रही है। आप कहेंगे सर रिजर्वेशन की बात होगी। यहां पर किसकी बात हो जाएगी? आप कहेंगे सर रिजर्वेशन की बात होगी। ठीक है जी, किसकी बात हो रही है? रिजर्वेशन की बात हो रही है। ठीक है, रिजर्वेशन। आप लोग लिख लेना कि सर रिजर्वेशन की बात हो रही है। रिजर्वेशन, रिजर्वेशन, ठीक है जी, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये हम लोगों ने यहाँ भी पढ़ा था, यहाँ भी हम लोगों ने पढ़ा था, अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि सर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकते हैं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों को भैया सरकारी नौकरियों में कम सीटें मिली हुई हैं, उनका प्रतिनिधित्व कम है, तो उत्तर प्रदेश कुछ ऐसा प्रावधान कर सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर सकता है। क्या कर सकता है? रिजर्व कर सकता है। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं। चलिए, मैं बिल्कुल भैया मैंने ये की लिखे हैं, आगे टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश होगा। चलिए, यहां पर क्या लिखा था? यहां लिखा था भैया अनुच्छेद 16 खंड 6। इसे मैंने बताया था कि 103वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, इसे एड ऑन किया गया। क्या किया गया? एड ऑन किया गया है। और इसमें लिखा है ईडब्ल्यूएस के 10% का आरक्षण। ईडब्ल्यूएस के लिए कितने का आरक्षण बताया है? के लिए 10% का रिजर्वेशन की बात हुई है। सरकारी नौकरियों में जो ईडब्ल्यूएस के लोग हैं, जो इकोनॉमिक, ईडब्ल्यूएस वाले जानते होंगे, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग हैं, उन्हें सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण अनुच्छेद 16 खंड 6 में दिया जाएगा। और ईडब्ल्यूएस को सरकारी जो स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, या जो भी मैनेजमेंट कॉलेज हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनमें शैक्षणिक संस्थानों में 10% का आरक्षण 15 खंड 6 से मिलेगा। सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को 16 खंड 6 से मिलेगा। ठीक है, यहां पर आप लोग लिखना। आगे बात करते हैं कि सर अनुच्छेद 17 में क्या लिखा है? अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत है, द एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। इसे हम छुआछूत का अंत भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? छुआछूत का अंत। ठीक है जी, छुआछूत का अंत। इसमें लिखा द एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। यदि किसी व्यक्ति के जाति को लेकर, धर्म को लेकर, वंश को लेकर उसके साथ छुआछूत किया जाता है तो सजा दी जाएगी। दंड का प्रावधान भी है। क्या है जी? दंड का प्रावधान भी है। आप कहेंगे सर अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम 1955। अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम 1955 क्या कहता है कि इसके तहत अगर कोई छुआछूत या अस्पृश्यता करता हुआ दिखाई देता है तो उसे 500 रुपए का जुर्माना प्लस 6 माह की जेल, 6 मंथ्स की जेल हो सकती है। क्या हो सकती है? 500 रुपए या भैया 6 महीने की जेल, या दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, किसमें लिखा है ऐसा? अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम 1955। लेकिन 1976 में अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम इसको बदल दिया गया। इसको क्या कर दिया गया? 1976 में इसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बना दिया। क्या बना दिया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बना दिया गया। ठीक है, तो यहां पर आप लोग लिख लेना कि सर इसका क्या नाम कर दिया गया था? इसका नाम कर दिया गया भैया, क्या नाम कर दिया गया? आप कहेंगे सर इसका नाम कर दिया गया सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955। कब बदला था ये? 1976 में। 1976 में। चलिए,
हाँ पूछा जाता है, हाँ अंबिका पूछा जाता है, बिल्कुल बिल्कुल पूछा जाता है कि अनुच्छेद 16 का उल्लंघन कौन सा अनुच्छेद करता है। आप कहेंगे सर आर्टिकल 16 का उल्लंघन कौन सा आर्टिकल करता है, एक्सेप्शन कौन सा आर्टिकल करता है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 16 क्लोज 4 जो ये कहता है कि राज्य को यह अधिकार है कि जिनकी राज्यों में जनसंख्या सरकारी नौकरियों में कम है उन्हें जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जा सकता है। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर आप लोग लिखिएगा, जल्दी जल्दी से लिखिए। तनु मीना जी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बात करते हैं, अनुच्छेद 16 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अब तो भैया छुआछूत खत्म हो चुका, लेकिन गांव में अभी भी है। एक विशेष समुदाय को भैया नीचे बैठा देते हैं, उसे अपने पास नहीं बैठाते, उसे आप बर्तनों में खाना नहीं खिलाते, उसे भैया उसके चाय के बर्तन अलग हैं, उसके खाने के बर्तन अलग हैं। अगर आप चारपाई पे बैठे हैं तो उसे चारपाई पर भी नहीं बिठाते, उसे नीचे बिठाते हैं। चलिए 1955, ठीक है जी, हाँ जी 1995 घूंसा मारूंगा खींच के, 1955 है ये भी 1955 है और ये भी 1955 है, ठीक है। 95 बता रहे हैं इसे, कहाँ लिख दिया 95। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, ये आप लोग प्लीज लिख लीजिए जल्दी से। हालांकि मैं नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्लाइड हमारी है पीडीएफ से ही हम पढ़ेंगे, पीडीएफ से ही हम लोग पढ़ लेंगे, तो इसको आप लोग जल्दी से लिख लीजिएगा, लिखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक आप लोगों ने लिखा होगा। आगे बात कर लेते हैं कि सर ये हमने पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे सर अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में क्या लिखा हुआ है, आप कहेंगे सर अनुच्छेद 18 में क्या लिखा हुआ है, चलिए बताइए। अनुच्छेद 18 में क्या लिखा है, उपाधियों का अंत, एंड ऑफ टाइटल। आप कहेंगे सर एंड ऑफ टाइटल, चलिए एंड ऑफ टाइटल है। और स्वतंत्रता का अधिकार हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे। किस पर पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट पेज पर स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग पढ़ लेंगे। फिलहाल तो हम यहाँ पर अनुच्छेद 18 ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज पर हम स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा, आप लोग मुझे बताएं, आप लोग मुझे ये बताइएगा कि सर उपाधियों का अंत, जैसे कि अगर मैं मानूं, जैसे कि आप ये बताएं कि किसी को भी जैसे राजा की उपाधि हो गई, राजा की उपाधि हो गई, क्या ये कोई धारण कर सकता है, नहीं। जैसे केसर ए हिंद की उपाधि हो गई, केसर ए हिंद, आप कहेंगे सर केसर ए हिंद, क्या ये उपाधि अब धारण की जा सकती है, केसर ए हिंद, तो आप कहेंगे अब कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते। लेकिन याद रखना डॉक्टर, डॉक्टर हुआ, आप कहेंगे सर क्या हुआ, डॉक्टर हुआ, या भैया कोई भी जैसे कि भारत रत्न हुआ, भारत रत्न हुआ, पद्म विभूषण हुआ, आप कहेंगे सर पद्म विभूषण। अगर मैं इसकी बात करता हूं विभूषण, पद्म भूषण हुआ, तो ये जो है ना, ये क्या है, ये भैया उसकी डिग्री है, ये क्या है, ये उसकी डिग्री है, ये क्या है, ये सम्मान है, ये क्या है, आप कहेंगे सर ये सम्मान है, ये क्या है, ये उसके अवार्ड हैं, ये उसके सम्मान हैं। तो इनको तो वो ले सकता है, लेकिन ये नहीं ले सकता, इसको अब धारण नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि अनुच्छेद 18 में क्या लिखा हुआ है, उपाधियों का अंत लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, उपाधियों का अंत लिखा हुआ है। ये टाइटल हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, ये टाइटल हो जाएगा कि एंड ऑफ टाइटल, क्या हो जाएगा जी, एंड ऑफ टाइटल। आप कहेंगे जैसे पहले महाराजा की उपाधि धारण करते थे, महाराजा, तो अब क्या कोई महाराजा की उपाधि धारण कर सकता है, नहीं कर सकता। पहले विक्रमादित्य की उपाधियां हुआ करती थी, विक्रमादित्य, तो क्या कोई विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर सकता है, नहीं कर सकता। ठीक है, बिल्कुल भी उपाधि धारण नहीं की जाएगी। ठीक है, हाँ जी, नहीं संशोधन बताया होगा, दीक्षा संशोधन बताया मेरी बहन, अमेंडमेंट हो सकता है, संशोधन बताया होगा। लेकिन जब 1976 में इसमें संशोधन किया गया तब इसका नाम 1955 ही था। जो कानून जिस नाम से रहेगा उसी नाम से तो माना जाएगा। मान लीजिए किसी कानून में पहले कुछ बना था और उसको बाद में संशोधित कर दिया जाए तो नाम थोड़ी बदल देंगे। मान लो आप अपने अंदर सुधार कर रहे हैं तो क्या आप अपना नाम भी बदल देंगे, नहीं बदल सकते, है ना, नहीं बदल सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात कर लेते हैं, यहां तक आपने लिख लिया। अब बात आती है स्वतंत्रता का अधिकार। चलिएगा, प्रॉपर इंग्लिश आपको मिलेगी, प्रॉपर इंग्लिश मिलेगी, राइट टू फ्रीडम। आप कहेंगे सर 19 से लेकर 22 तक है। अनुच्छेद 19A क्या कहता है, अनुच्छेद 19A में क्या लिखा है, 19A कहता है कि सर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन।
किसी भी व्यक्ति को अपने मन की भावना व्यक्त करने का अधिकार, अपने विचारों को बोलने का अधिकार, अपने भाषण देने का अधिकार किसमें आ जाता है? वो आता है अनुच्छेद 19(1)(a) में। अब इसमें क्या क्या दिए हुए हैं? आपको कोई अच्छा लगा, ठीक है, आप गए, जैसे आज क्या है 7 फेब है ना, और क्या मनाते हैं 7 फेब को? 7 फेब को क्या मनाते हैं भाई? 7 फरवरी को शायद वो रोज डे पोस्ट डे होता है ना कुछ, आप गए रोज लेकर और आपने उसको रोज दिया, ये संवैधानिक दायरा है। लेकिन यदि सामने वाले को वो गलत लगा, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची, तो आपको सैंडल भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? सैंडल भी पढ़ सकते हैं। तो आप कहेंगे सर बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) में है, और 19(1)(a) में भैया कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं मैं बता देता हूं। यहां पर प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी, हर कोई माइक लेकर पहुंच जाता है ना किसी के भी आगे, बताइए यमुना कब साफ होगी। अब नेता क्या बताए, नेता को खुद नहीं पता बेचारे को, वो क्या बताएगा, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि सर प्रेस जो न्यूज वाले हैं, इनको जो पट्टा पहनकर और माइक लेकर कहीं भी चले जाते हैं, ये अधिकार इन्हें कहां से मिला है? ये अधिकार इन्हें मिला है 19(1)(a) से। कहां से? 19(1)(a) से। राष्ट्र ध्वज फहराने की स्वतंत्रता कहां से मिली है? फ्रीडम टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग, इन्हें कहां से मिली है ये? तो आप कहेंगे सर हमारे झंडे को फहराने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) से दी गई है। कहां से? अनुच्छेद 19(1)(a) से दी गई है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं जानने का अधिकार, राइट टू नो। आप कहेंगे सर जानने का अधिकार, अब मान लो आपके गांव में आपके प्रधान ने कितना रुपया आपके सड़कों पर लगाया है गांव की, कितना रुपया कॉलोनीज में लगाया है, कितना रुपया सरकारी नल लगाने में लगाया है, कितने रुपए के जो वॉशरूम है, टॉयलेट है वो बन रहे हैं, तो ये सारा जानने का अधिकार आपको है। हालांकि आरटीआई भी है, आरटीआई को अब प्रस्ताव एक पारित हो चुका है, एक बचा हुआ है, अगर वो भी आ जाता है तो आरटीआई को भी मूल अधिकार में शामिल कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए राइट टू इंफॉर्मेशन है वो, लेकिन वो अभी तक उस पर प्रस्ताव पेंडिंग पड़ा हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं, यहां पर हम बात करेंगे शांत रहने का अधिकार, फ्रीडम टू बी क्वाइट, शांत रहने का अधिकार। मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मैं राष्ट्रगान नहीं बोलूंगा। ये सारा जो अधिकार उन्हें मिला है ना, जो कुछ लोग बोलते हैं कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हम भारत का नमक खाएंगे लेकिन भारत को हम नहीं बोलेंगे कुछ भी, हैं? तो उन लोगों को ये चुप रहने का जो अधिकार है ना, वो यहां से मिलता है, यहां से मिल जाता है उन्हें। कुछ है ना हैदराबाद के, वो कहते हैं हम तो नहीं बोलते भारत माता की जय, हमें तो संविधान दायरा देता है, संविधान में ये लिखा हुआ है शांत रहने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार। उन्हें कहां से मिला है? उन्हें यहां से वो अधिकार मिला है। कहां से मिला? यहां से वो अधिकार मिला है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आप क्या कहेंगे, आप ये सारी चीजें बताइए। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे शांत रहने का अधिकार है, फ्रीडम टू बी क्वाइट है, ये शांत रहने का अधिकार कहाँ से मिला है। और एक चीज मैं आपको और लिखना चाहूँगा 5वें नंबर पे, इंटरनेट का प्रयोग। आप कहेंगे सर इंटरनेट का प्रयोग, इंटरनेट का प्रयोग, यूज ऑफ इंटरनेट, ये अधिकार भी अनुच्छेद 19(1)(a) में है। आप कहेंगे सर यूज ऑफ इंटरनेट, यूज ऑफ इंटरनेट, ये जो अधिकार है, जैसे कि अगर मैं बात करूं केरला सरकार 2017 में ये कहता है केरल हाई कोर्ट कि उन्होंने याचिका लगाई क्योंकि कुछ साइटों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एक PIL फाइल की गई किसी वकील के द्वारा, उसने कहा कि भारत में कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिससे हमारे बच्चे जो हैं इनका भविष्य खराब हो रहा है। कुछ पोर्नोग्राफी साइट को लेकर उन्होंने याचिका लगाई थी। तो केरल सरकार ने कहा, केरल हाई कोर्ट ने कहा कि भाई नेट उसी तरीके से ज़रूरी है जिस तरीके से आपका भोजन है, जिस तरीके से आपका फूड है, जिस तरीके से आपका पानी है, उसी लिए अब नेट भी मूलभूत जरूरत में आता है, और जो मूलभूत जरूरत में है वो हमारा मूल अधिकार है, ठीक है, फंडामेंटल राइट है। तो सबसे पहले 2017 में इसे केरल सरकार के द्वारा मूल अधिकार में शामिल किया था। केरल हाई कोर्ट ने कहा था। किसने कहा था? केरल हाई कोर्ट ने कहा था। समझ गए? तो इंटरनेट का प्रयोग, यूज ऑफ इंटरनेट 2017 में इसे भैया मूल अधिकार की श्रेणी में शामिल कर दिया,
ठीक है जी। सर आपने जो आर्टिकल नहीं पढ़ाए उनको छोड़ दें क्या? हाँ बिल्कुल, अगर इंपॉर्टेंट होते तो मैं नहीं पढ़ाता क्या, महत्वपूर्ण होते तो मैं नहीं पढ़ाता क्या? चलिए ये आप सारी चीज लिख लें कि सर अनुच्छेद 19(1)(a) में बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता 19(1)(a) में आती है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता 19(1)(a) में आती है, जानने का अधिकार 19(1)(a) में आता है, इंटरनेट का प्रयोग 19(1)(a) में आ जाता है। ठीक है, चलिए यहां तक हमने पढ़ा। अब बात करेंगे सर अनुच्छेद 19(1)(b)। अनुच्छेद 19(1)(b) में क्या लिखा हुआ है? 19(1)(b) कहती है कि शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुल्ली विदाउट आर्म्स। आपने देखा होगा कि कभी कभी जब धरने दिए जाते हैं तो वहां पर कुछ धरने हिंसक हो जाते हैं। हिंसक का मतलब है कुछ वहां पर राजनीतिक तत्व कह देते हैं, या भैया ऐसे कुछ लोग आ जाते हैं जो हथियार वगैरह लेकर आते हैं। उन हथियारों को किसी भी धरने में निशस्त्र सम्मेलन की व्यवस्था की गई है। अगर आप धरना दे रहे हैं, संवैधानिक रूप से शांतिपूर्ण तरीके से आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन हथियार आप नहीं ला सकते, हथियार आप नहीं ला सकते। ठीक है, अनुच्छेद 19(1)(c), इसमें क्या लिखा है? सभा बनाने का, संघ बनाने का, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार दिया गया है कि फ्रीडम टू मेक एसोसिएशन, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कि सर 19(1)(c) में क्या क्या अधिकार आपको मिल जाते हैं? आप कहेंगे सर 19(1)(c) में आपको सभा करने का, संघ बनाने का, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, चलिए कि भाई आप अपनी पार्टी बना सकते हैं, आप अपनी एक संघ बना सकते हैं, एक एसोसिएशन बना सकते हैं, एक यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कौन कौन से आते हैं? जैसे अपना बाजार आपने सुना होगा, अपना बाजार एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में आता है। जैसे कि आपने विशाल मेगा मार्ट सुना होगा, अपने उसमें आता है। बी मार्ट सुना होगा, ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटीज में आ जाती हैं। किस में आ जाती हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज में आ जाती हैं। चलिए आपने लिख लिया। हम बात करते हैं सर 19(1)(d), अनुच्छेद 19(1)(d), भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप भारत में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं। इसका जो प्रावधान है वो आपको कहां पर मिला है? अनुच्छेद 19(1)(d), आर्टिकल 19(1)(d) में लिखा हुआ है। आर्टिकल इसको ऐसे पढ़ते हैं, आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज डी, अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड डी, कि भैया भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता आपको मिल जाती है। देवेंद्र कह रहे हैं सर पॉलिटी में आपका पढ़ाया हुआ ही आया है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। वैसे पॉलिटी में या मैं बहुत शानदार तरीके से हर उस पॉइंट को कराता हूं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखवाने की कोशिश नहीं करता, मैं केवल आपके प्रीवियस ईयर को देखने के बाद ही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देता हूँ। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। हम बात कर रहे हैं कि सर ये बताइए अनुच्छेद 19(1)(e) में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 19(1)(e) कहती है कि सर यहाँ पर निवास या बसने की स्वतंत्रता, आप भारत में कहीं भी बस सकते हैं, निवास कर सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में आप अपनी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, लेकिन धारा 370 वहां से खत्म हो चुकी है, वहां से हटा दी गई है। तो अब भैया आप भारत में फ्रीडम टू रिसाइड, आप कह सकते हैं सर इसका क्या मतलब है? फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल, आप भारत में कहीं भी सेटल हो सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं। ये अधिकार आपको 19(1)(e) से मिला है। किससे मिला है? 19(1)(e) से मिला है। चलिए बहुत बढ़िया। हम लोग बात करें, देखिए मैं आपको आज एक सजेशन जरूर दूंगा, जो बड़े चैप्टर होंगे उन्हें पीडीएफ से ही पढ़ना, जो छोटे चैप्टर हैं वो तो हाथ से लिखकर पढ़ सकते हैं। बड़े चैप्टर बताओ, ये आज तीसरी क्लास है और आज भी खत्म नहीं हो पाएगा ये, तो इसको खत्म करने के लिए हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था कि हम जो है थोड़ा सा और मेहनत कर लें, थोड़ा सा फोकस कर लें, पीडीएफ से पढ़ लें। ठीक है, लेकिन आपको भैया कहाँ समझ। चलिए आज रोज डे है, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है रोज डे। चलिए हाँ, तो आप रोज डे के चक्कर में मत पढ़ो, रोज डे के चक्कर में मत पढ़ो, अभी इसके चक्कर में पढ़ो। ये डे है आपका, पॉलिटी डे है। सरकारी नौकरी नहीं मिली ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलिए हाँ जी, ये सारा इंपॉर्टेंट है भैया, सेलेक्टेड पॉइंट ही बता रहा हूँ मैं तो खुद ही स्किप कर देता हूँ। जैसे मैंने बहुत सारे छोड़ दिए, 15 खंड 3 छोड़ दिया, 15 खंड 4 छोड़ दिया, 5 छोड़ दिया, है ना। 15 खंड 3 तो पढ़ा है, 16 खंड 5 छोड़ दिया, 3 छोड़ दिया, 2 छोड़ दिया,
ठीक है, तो वो हमने छोड़ दिए क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको कराऊंगा। आगे बात करते हैं। अब आप कहोगे सर आप डायरेक्ट 19G पर आ गए, F कहाँ गया? कौन भैया बताएगा 19(1)F कहाँ गया? चलिए बता दीजिए जल्दी जल्दी से 19(1)F कहाँ गया है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि सर, हाँ जी चलिए बताइए। अरे जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना 35-40 क्लासेस में मैं आपकी पॉलिटी खत्म करूंगा तो खत्म करूंगा, आप परेशान ही मत होइए। आपने भरोसा किया तो भरोसा रखिए ना। भरोसा का मतलब होता है शुरू से एंड तक, ऐसा नहीं कि आज कर लिया कल नहीं रहा, परसों कर लिया तरसों नहीं रहा, वो नहीं होता। जब आपने किया है तो उसको समझिए, पढ़िए, समझ रहे हैं? चलिए हाँ जी भैया, रोज पोज शायरी, चलिए एक शायरी सुना देता हूँ फिर आपको, अच्छी सी शायरी सुना देता हूँ, आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा। कि चांदी सोना एक तरफ, चांदी सोना एक तरफ, तेरा होना एक तरफ, चांदी सोना एक तरफ, तेरा होना एक तरफ, तेरी आंखें, आंखें तेरी एक तरफ, आंखें तेरी एक तरफ, और ये जादू टोना एक तरफ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो यहां पर हम बात करते हैं किसी भी व्यवसाय या व्यापार की स्वतंत्रता। जैसे आपने देखा होगा आए दिन जो पुलिस वाले हैं वो ठेले, जो सब्जी के ठेले वाले होते हैं या उनकी सब्जियां होती हैं उनको बिखेर देते हैं, उन्हें फोड़ देते हैं, टमाटरों को ख़राब कर देते हैं। तो ये जो है इलीगल है पुलिस वालों का। लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं कि जो वो ठेले ऐसी जगहों पर ना लगाए जाएं जहां से जन यातायात को परेशानी हो, जहां पर प्रतिबंध हो। आप अपना ठेला लगा सकते हैं, आप अपना व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन ऐसे स्थान पर जहां पर किसी आम जनता को परेशानी ना हो, आम जनता को परेशानी ना हो। ठीक है, आप कहेंगे सर फ्रीडम ऑफ एनी प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ एनी प्रोफेशन ऑफ ट्रेड। आप कहेंगे सर फ्रीडम ऑफ एनी प्रोफेशन ऑफ एनी ट्रेड, आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं संवैधानिक दायरे में। अब ऐसा थोड़ी आप अफीम, दारू, ये नशे वाले पद जो है व्यापार करने लगा, उसके लिए आपको लाइसेंस लगेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। तो हमने कहा कि किसी भी व्यवसाय एवं व्यापार की स्वतंत्रता है। चलिए तो ये तो हो गई भैया 19(1)G, यानी कि ये हमने अनुच्छेद 19 पढ़ लिया। अब अनुच्छेद 20 की बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है 20, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना। दोष सिद्धि से संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। जब तक किसी का अपराध सिद्ध ना हो जाए उसे दोषी नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 20 कहता है कि भैया जब तक किसी का अपराध सिद्ध ना हो जाए उसे दोषी नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? उसे दोषी नहीं माना जाएगा। आप कहेंगे सर 20 खंड 1 में क्या लिखा हुआ है? कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। जो काम कल तक अपराध नहीं था और वो आज कानून बनाकर अपराध बना दिया जाए, उसे भैया क्राइम बना दिया जाए, तो कल किए गए काम के लिए सजा नहीं दी जाएगी। मान लीजिए कल तक किसी को गुलाब का फूल देना अपराध नहीं था और आपने कल किसी को गुलाब का फूल दे दिया, और आज कानून बन गया कि आप किसी को गुलाब का फूल दे रहे हैं तो वो अपराध है। तो आज अगर आप गुलाब का फूल देते हैं तो आप अपराधी हैं। आपने अगर कल किसी को दिया था तो वो अपराध नहीं था, वो अपराध नहीं था। ये कहते कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, ऐसा काम जो पहले किया गया और वो पहले अपराध नहीं था लेकिन वो आज कानून बनाकर अपराध बना दिया गया, तो वो क्या होगा? वो भैया अपराध होगा। जैसे 5 राक्षस से आप समझ गए होंगे मैं निर्भया बहन की बात कर रहा हूं। कुछ 5 राक्षसों ने हमारी बहन की हत्या कर दी थी। मेहरौली गैंगरेप आपने सुना होगा, निर्भया हत्याकांड आपने सुना होगा। उसमें एक राक्षस था, मैं उसका नाम भी नहीं लूंगा, वो एक राक्षस जो 18 साल से कम था, जो 18 साल से कम था, वो भी वही क्राइम करता है जो उन लोगों ने किया जिन्हें फांसी दी गई। क्राइम तो बराबर था ना, मर्डर तो उसने भी किया, लेकिन हमारे संविधान में, हमारे कानूनों में क्या लिखा है कि जो 18 साल से कम आयु का बच्चा है उसे फांसी नहीं होगी, उसे फांसी नहीं होगी। यही तो लिखा है। उनमें एक राक्षस था विनय पाठक, वो बच निकला। क्यों? क्योंकि इसकी एज माइनर थी, वो नाबालिग था, 18 साल से कम था। क्या था? 18 साल से कम था।
उसे मात्र 3 साल की सजा हुई। रेप किया, मर्डर किया, उसके बाद भी उसे 3 साल की सजा हुई, जबकि उसके अन्य साथियों को एक तो जेल में ही मर गया और जो अन्य साथी 3 बचे उन्हें भैया फांसी हो गई। इसे फांसी इसलिए नहीं हुई क्योंकि उस समय जो है सजा का प्रावधान, फांसी की सजा 18 साल के ऊपर हो सकती है, नीचे नहीं हो सकती। तो भैया क्या किया गया, तो क्या किया गया, आप कहेंगे सर एक कानून बनाया गया कि यदि कोई ऐसा रेयरेस्ट केस में आता है, जघन्य अपराध में कोई आता है और जिसकी एज 16 साल से ऊपर है, तो उसे फांसी दी जा सकती है। तो विनय पाठक को फांसी क्यों नहीं दी गई? क्योंकि जिस समय उसने वो अपराध किया था उस समय कानून नहीं था, इसलिए वो बच गया, मात्र 3 साल की सजा हुई। लेकिन आज की डेट में यदि 16 साल का लड़का कोई ऐसा जघन्य अपराध करता है तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। ये तो हो गई कहने की बातें। आपने देखा ना आरजीकर हॉस्पिटल कलकत्ता वाला, उस डॉक्टर नर्स को भी तो मार दिया ना उन जल्लादों ने। क्या हुआ, उन्हें फांसी हुई क्या? पूरा देश इंतजार कर रहा था, अभी 4-5 दिन पहले ही फैसला आया है कोर्ट का, कलकत्ता हाई कोर्ट का, ठीक है। उसमें क्या किया है, उम्र कैद की सजा दे दी, आजीवन कारावास दे दिया। भैया फांसी होनी चाहिए थी, क्या होनी चाहिए थी? फांसी होनी चाहिए थी, ठीक है। चलिए, आपने कहा कि जब तक कोई अपराध सिद्ध ना हो जाए किसी को अपराधी नहीं माना जाएगा, और जो अपराध पहले नहीं था, जो आज अपराध बनाए, कल किए गए काम के लिए सजा नहीं दी जाएगी, ऐसा लिखा है अनुच्छेद 20(1) में। 20(2) क्या कहता है? ये लिखा है दोहरे दंड से संरक्षण, कंजर्वेशन फ्रॉम डुअल पनिशमेंट, यानी कि एक अपराध के लिए एक ही वाद सजा मिलेगी, एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी। मान लीजिए किसी को आपने कुछ बोल दिया और उसके लिए केवल थोड़े से दिनों की सजा थी, तो आप वो सजा काट कर आ गए, क्या आपको उसी सेम अपराध के लिए दोबारा से सजा मिलेगी? नहीं मिल सकती। एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान भारतीय संविधान में है, और वो किस में लिखा है? 20 खंड 2 में। किस में लिखा है? 20 खंड 2 में लिखा है। 20 खंड 3 क्या कहता है? आप कह सकते हैं कि सर 20 खंड 3 में क्या लिखा है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 20 क्लोज 3, स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कंजर्वेशन बीइंग विटनेस अगेंस्ट ऑन, अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मान लो पुलिस मुझे मेरे खिलाफ मुझसे ही गवाही नहीं दिला सकती कि कबूल कर मैंने मर्डर किया है, मैं तो नहीं कबूल कर रहा मैंने मर्डर किया, मैं तो नहीं कबूल कर रहा मैंने चोरी की है, तो पुलिस जबरदस्ती मुझसे कबूल नहीं करवा सकती। कबूल कर कबूल कर कबूल कर, तू चोर है तू चोर है। मैं क्यों कबूल करूं जब मैं चोर हुई नहीं? मान लो मैं चोर भी हूं तो मैं तो नहीं कबूल कर रहा, क्योंकि ये मुझे अधिकार यहां से मिला हुआ है, यहां से। लेकिन पुलिस भैया आपका हैप्पी बर्थडे मना सकती है, आपको पीट पाट कर आपसे बयान ले लेगी, और आप कोर्ट में गए, आपने कोर्ट में कहा कि पुलिस वालों ने बड़ा मारा है जी, बड़ा मारा, लाल कर दिया, मारते मारते मजबूरन मुझे स्वीकार करना पड़ा कि हां मैंने चोरी की है। अगर जज साहब के सामने आपने ये कह दिया कि पुलिस वालों ने मुझसे जबरदस्ती पीट पाट कर बयान लिया है, तो भैया वहां पर पुलिस वालों की खटिया खड़ी कर देंगे जज साहब। क्यों? क्योंकि कोर्ट में पुलिस का बयान स्वीकार नहीं किया जाता। पुलिस का जो बयान है वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। कोर्ट में पुलिस का बयान स्वीकार नहीं किया जाता है, वहां पर केवल उसकी ही वीडियोग्राफी की जाती है। मान लीजिए आपने भैया बोल दिया और वीडियोग्राफी बन गई और आप लग रहे हैं कि आप कोई जबरदस्ती नहीं करवा रहा, तो आप भैया वहां पर दोषी पाए जाएंगे। लेकिन आपने कह दिया देखो जी मुझे मारा है, छप रहे हैं डंडे पंडे मेरे, और इन्होंने मार पीट के जबरदस्ती वीडियो बना ली मेरी, तो आप वहां पर भैया पुलिस वालों की खटिया खड़ी हो जाएगी। तो आप कहेंगे सर स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये थी भैया महत्वपूर्ण चीजें, इनको आप लोग पढ़ें, ठीक है, इनको आप पढ़ें। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास थोड़ा सा समय कम रह रहा है, ठीक है, समय कम पड़ जा रहा है। एक तो 12:10 पे क्लास स्टार्ट होती है और हम 1 बजे तक ही मुश्किल से कर पाते हैं इस क्लास को, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए भैया, इसको आप पढ़ लीजिए। आगे हम बात करेंगे, इससे आगे हम मंडे में बात करेंगे। मंडे में आप बात करेंगे कल सुबह 9 बजे मैं एक मैराथन ले रहा हूं जिसमें जीएस के क्वेश्चंस होंगे, स्टैटिक जीके के, पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस होंगे। सुबह 9 बजे आप मेरे साथ जरूर जुड़िएगा, ठीक है। तो सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।